Assalamu alaikum students, and very good morning to all of you. Yesterday I discussed about the different types of regions why wild animals are in danger. Uh, so I hope you all understood that very well. Today I am going to continue our topic, and I hope uh, today our chapter will complete. So let's start the टॉपिक इज़ रेमेडीज़ टू कंजर्व वाइल्ड लाइफ, यानी कि एनिमल्स को बचाने की रेमेडीज़, यानी कि हम क्या क्या उपाय, क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं उन लोगों को बचाने के लिए. तो अ लॉन्ग टर्म प्लानिंग इज़ नेसेसरी टू कंजर्व एंड इंक्रीज फॉरेस्ट एरिया. सबसे पहले तो कि गवर्नमेंट को ऐसी लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी चाहिए जिसकी वजह से जो फॉरेस्ट एरिया है, जंगल का जो एरिया है वो धीरे धीरे बढ़ाया जा सके. कम करने की जगह हमें जंगल बढ़ाने चाहिए. वी शैल हैव टू बी मोर डेडिकेटेड टू इम्प्लीमेंट स्ट्रॉन्ग लीगल प्रोविजंस एंड their strict implementation for the conservation of forest area and wild animals. सेकंड स्टूडेंट्स, हमारा जो स्टेप है वो ये है कि गवर्नमेंट को ऐसे स्ट्रॉन्ग लीगल प्रोविजंस लेने चाहिए और उन्हें लोगों के ऊपर इम्प्लीमेंट करनी चाहिए, यानी कि लोगों को उन्हें इम्प्लीमेंट करना चाहिए, उन्हें फॉलो करना चाहिए. और वो प्रोविजंस क्या होने चाहिए? वाइल्ड एनिमल्स और फॉरेस्ट एरिया को बचाने के बारे में. Various social NGOs should give this a top priority and arrange public awareness program. जो सोशल NGOs होते हैं, यानी कि गवर्नमेंट, जो नॉन गवर्नमेंट, जो ऑर्गेनाइजेशंस होती है जो एनवायरनमेंट के लिए, सोसाइटी के लिए काम करती है, उन्हें भी पब्लिक को अवेयर करने के लिए, पब्लिक को जागरूक करने के लिए अलग अलग प्रोग्राम्स करने चाहिए जिससे पब्लिक उस प्रोग्राम्स को देख के अवेयर हो सके, जागरूक हो सके. दिस प्रॉब्लम शुड बी इंक्लूडेड इन द स्कूल सिलेबस एंड मेक द फ्यूचर सिटीजन्स अवेयर. दूसरा ये करना चाहिए कि स्कूल के सिलेबस के अंदर ये टॉपिक्स रखने चाहिए. कौन से टॉपिक? तो जो एनवायरनमेंट है, वाइल्ड एनिमल्स है, फॉरेस्ट है, उसके ख़त्म होने का रीजंस क्या है, उसको बचाने के लिए हम कौन कौन से स्टेप्स ले सकते हैं और हमारी ड्यूटी क्या है एज अ सिटीजन. तो ये सब बातें सिलेबस में रखनी चाहिए जिसकी वजह से बच्चे छोटी सी उम्र में ही ये सब बातें सीखे तो फ्यूचर में बड़े होकर वो अपनी ज़िंदगी में उसको, अपनी लाइफ के अंदर उसको फॉलो कर सके और एक अच्छे से एज अ गुड सिटीज़न वो अपनी ड्यूटी अच्छी तरह से निभा सके. Before implementing any development project, its probable effect on environment and living organisms should be examined. दूसरा ये है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर गवर्नमेंट हो, कोई भी प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करने जा रही है या कोई बड़ा प्रोजेक्ट करने वाली है, तो उस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने से पहले, अमल में लाने से पहले उन्हें एनवायरनमेंट के ऊपर उसकी क्या असर होगी, अच्छी असर होगी, खराब असर होगी, वो सबसे पहले उन्हें सोचना चाहिए. उसके बाद उस प्रोजेक्ट को उन्हें इम्प्लीमेंट करना चाहिए, उस प्रोजेक्ट को उन्हें स्टार्ट करना चाहिए. कटिंग ऑफ लार्ज ट्री आउटसाइड द फॉरेस्ट एरिया शुड बी स्टॉप. जो बड़े बड़े ट्रीज होते हैं, बड़े बड़े झाड़ होते हैं जो हमारे आसपास है, जो हम कट कर देते हैं, उसे स्टॉप करना चाहिए, कट करना. बिकॉज द हॉलो स्पेस विद इन देम एंड देयर ब्रांचेस आर नेस्टिंग प्लेस फॉर बर्ड. क्यों हमें कट नहीं करना चाहिए? क्योंकि जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, उस बड़े बड़े पेड़ों के अंदर जो छोटे छोटे हॉलो स्पेस, यानी कि छोटी जगह जो होती है, हॉल टाइप, तो वो क्या होती है, वो हर एक बर्ड के लिए एक नेस्टिंग प्लेस है. यानी कि उस हॉलो प्लेस के अंदर, उस जगह के अंदर बर्ड अपना नेस्ट, अपना मारा बनाते हैं और वहाँ पे अपना घर बना के रहते हैं. तो वो उनकी रहने की जगह है, इसलिए उसे हमें ख़त्म नहीं करना चाहिए. Ponds, farm ponds and wetlands which are necessary for migratory birds and for those which are habitated near any water body should be protected. यानी कि जो माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए जो पॉन्ड जरूरी है, वेटलैंड जरूरी है, उन सभी को हमें बचाना चाहिए. एन एक्टिव वर्क इज़ अर्जेंटली नीड टू रिड्यूस पॉल्यूशन. दूसरा कि पॉल्यूशन हमें अर्जेंटली हमें ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए जिससे हम पॉल्यूशन स्टॉप कर सकें, क्योंकि आज के टाइम में स्टूडेंट्स हम देखें तो पॉल्यूशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है जिसकी वजह से ह्यूमन बीइंग, यानी कि हम लोगों को नुकसान तो होता ही है, लेकिन बर्ड्स और एनिमल्स को भी होता है. इसीलिए पॉल्यूशन हमें स्टॉप करना चाहिए. To manage the forest fire and anticipatory planning should be made for patrolling and safety. यानी थोड़े थोड़े टाइम के अंदर गवर्नमेंट के जंगल के अंदर आग न लगे, जंगल आग से
प्रोटेक्ट रह सके, उसके लिए गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी है कि उसका जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होता है, उसकी जो टीम होती है, वो थोड़े थोड़े टाइम के अंदर जंगल की पेट्रोलिंग करे, जंगल में जाके उसको चेक करे कि कहीं ऐसी कोई चीज़ ना हो जिसकी वजह से जंगल में आग लगे। तो ये सब चीज़ें ज़रूरी है स्टूडेंट्स वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट को बचाने के लिए। अब नेक्स्ट है स्टूडेंट स्टेप्स टेकन टू नेचर द वाइल्ड लाइफ, यानी कि वाइल्ड एनिमल्स को बचाने के लिए अब तक गवर्नमेंट ने कौन कौन से ऐसे स्टेप्स लिए हैं वो यहाँ पे हम देखेंगे। सिंस अर्ली टाइम्स लॉज हैव बीन फ्रेम्ड इन आवर कंट्री टू प्रोटेक्ट द वाइल्ड लाइफ। लॉज वर फ्रेम्ड टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ इन द टाइम ऑफ ग्रेट मौर्य किंग अशोक। फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो इंक्लूड दिस। ठीक है, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए आज से नहीं लेकिन बहुत पुराने टाइम से इंडिया के अंदर ऐसी कोशिश चल रही है, ऐसे अलग अलग टाइप के रूल्स रेगुलेशन लॉज बनाए जाते हैं जिसकी वजह से वाइल्ड लाइफ बच सके। जैसे कि हम बात करें तो जो राजा अशोक था वो उसने भी अपने टाइम में वाइल्ड एनिमल्स को बचाने के लिए अलग अलग लॉज बनाए थे। फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ दी गई है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दिए गए हैं। तो ये सब चीज़ें स्टूडेंट्स क्या है, तो ये सब चीज़ें हैं कि वाइल्ड लाइफ वाइल्ड एनिमल्स को बचाने की कोशिश की, ऐसे अलग अलग टाइप के लॉज, अलग अलग टाइप की हमारे लिए ड्यूटीज़ बनाई गई है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं जिसको फॉलो करके हम वाइल्ड लाइफ को वाइल्ड एनिमल्स को बचा सकते हैं। अब नेक्स्ट है Parliament has passed a Wildlife Conservation Act according to the recommendation of Indian Wildlife Board। जो हमारा इंडिया का इंडियन वाइल्ड लाइफ बोर्ड है उसने हमारी जो पार्लियामेंट है, हमारी जो गवर्नमेंट है उसको सजेशंस दिए, रिकमेंडेशंस दिए और उस सजेशंस को फॉलो करके हमारी पार्लियामेंट ने वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट पास किया जिसके अकॉर्डिंग उसे वाइल्ड लाइफ हम बचा सकते हैं। इन 2014 देयर वर 503 sanctuaries, 102 national park and 14 bioreserves. Of these, 22 sanctuaries, 4 national park and 1 bioreserve zone happen to be in गुजरात। कि स्टूडेंट्स आज के टाइम की ये बात नहीं है लेकिन 2014 की बात है कि 2014 में जब काउंट किया गया उस टाइम पे टोटल इंडिया के अंदर 503 सेंचुरीज थी, टोटल 102 नेशनल पार्क्स थे और टोटल 14 बायो रिजर्व्स थे और इस पूरे टोटल नंबर में से 22 सेंचुरीज, 4 नेशनल पार्क और 1 बायो रिजर्व जोन जो है वो गुजरात के अंदर आया हुआ है। सम प्रोटेक्शन स्कीम्स आर प्लान फॉर दो स्पेसीज विच आर ऑन वर्ज ऑफ एग्जिस्टेंस। लेट अस नो अबाउट सम ऑफ दिस प्रोजेक्ट। कितने ही एनिमल्स ऐसे हैं जो बिल्कुल ही अब ख़त्म होने वाले हैं, ऐसा लगता है कि वो अब दुनिया में रहेंगे ही नहीं, एक भी नहीं बचेगा। ऐसे एनिमल्स जो हैं उसको बचाने के लिए गवर्नमेंट ने स्पेशली अलग डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्ट किए थे। वो प्रोजेक्ट क्या है वो यहाँ पे है। फर्स्ट है प्रोजेक्ट टाइगर। तो प्रोजेक्ट टाइगर, दिस प्रोजेक्ट वॉज लॉन्च इन 1973 अगेंस्ट हंटिंग एंड डिक्रीजिंग नंबर ऑफ टाइगर्स। तो ये प्रोजेक्ट टाइगर्स हम नाम पर से ही कह सकते हैं कि ये टाइगर्स को बचाने के लिए स्टार्ट किया गया था 1973 के अंदर। जो प्रोजेक्ट टाइगर का जो शिकार होता था उसको रोकने के लिए, उसको स्टॉप करने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर नाम का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था। दिस वॉज इम्प्लीमेंटेड फॉर 9 रिजर्व एरियाज अंडर विच नाउ 48 एरियाज आर कवर्ड। टोटल ये किस लिए कौन से एरिया के लिए बनाया गया था, तो ऐसे टोटल 9 एरियाज़ थे जो गवर्नमेंट ने सिलेक्ट किए थे। उस 9 पर्टिकुलर रिजर्व एरियाज़ के लिए ये प्रोजेक्ट था, ये इम्प्लीमेंट किया गया था जो अब बढ़कर टोटल 48 एरिया में कन्वर्ट हो गया है। अब नेक्स्ट है स्टूडेंट्स लायन प्रोजेक्ट। तो लायन प्रोजेक्ट यानी ये भी उसके नाम पर से हम कह सकते हैं कि लायन को बचाने के लिए। देयर वॉज अ टाइम व्हेन एशियाटिक लायन वर फाउंड अप टू ईरान इन द एशियन सबकॉन्टिनेंट ड्यू टू हंटिंग एंड द रिडक्शन इन फॉरेस्ट एरिया। दिस लायंस आर नाउ रेस्ट्रिक्टेड टू गिर फॉरेस्ट ऑफ सौराष्ट्र पेनिनसुला। कि स्टूडेंट्स एक टाइम ऐसा था कि ये जो लायन है, जो शेर है, वो जो एशियाटिक लायंस है वो ईरान में भी देखने को मिलते थे, इंडिया में भी देखने को मिलते थे, लेकिन धीरे धीरे उनका इतना शिकार होता गया, वो धीरे धीरे उनकी संख्या कम होती गई और आज ऐसी नौबत आ गई है कि उनको सिर्फ और सिर्फ हमारे सौराष्ट्र में जो गिर जंगल आया हुआ है, गिर फॉरेस्ट, उसके अंदर रेस्ट्रिक्टेड रखा गया, यानी कि वहाँ पे रखा गया है लायंस को। तो अगर आपको एशियाटिक लायन अगर आपको देखने हैं तो फिर पूरे इंडिया में, पूरे एशिया में सिर्फ और सिर्फ आपको यही मिलेंगे गिर जंगल में और कहीं नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि उसको बचाने
के लिए उसको उस पर्टिकुलर एरिया में रेस्ट्रिक्ट किया गया है। एट वन स्टेज देयर नंबर हैड गॉन बिलो 100। इन 1972 प्रोजेक्ट वॉज स्टार्टेड इन गिर टू प्रोटेक्ट द एशियाटिक लायन। स्टूडेंट्स, इतना ज़्यादा लायन का शिकार होता था कि एक टाइम ऐसा आ गया था सिर्फ और सिर्फ 100 टाइगर बचे थे। तो इसी की वजह से 1972 के अंदर एक प्रोजेक्ट बनाया गया और प्रोजेक्ट के इंक्लूडेड के अंदर गिर जंगल के अंदर लायंस को प्रोटेक्ट करने के लिए रखा गया। और एज अ रिजल्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट एंड द टाइमली टेकन स्टेप्स देयर आर नाउ 523 लायंस अकॉर्डिंग टू द लायन सेंसस हेल्ड इन 2015। तो उसका रिजल्ट ये आया, ये जो सब स्टेप्स लिए गवर्नमेंट ने, उसका रिजल्ट ये आया कि 2015 के अंदर जो गिनती हुई थी उस गिनती के अनुसार टोटल अब जो 100 टाइगर थे सिर्फ अब बढ़ के 523 हो गए। अब नेक्स्ट है कि in addition to this there were other projects also. Major projects among them are Hangul project for the rare species of बारासिंगा डियर इन कश्मीर। इनके अलावा भी अलग अलग एनिमल्स के लिए प्रोजेक्ट बनाए गए, जिसके हैं कश्मीर का जो बारासिंगा डियर है उसके लिए हंगुल प्रोजेक्ट था। क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट फॉर सैलाइन वाटर क्रोकोडाइल यानी कि मगर को बचाने के लिए भी क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट किया था। राइनो प्रोजेक्ट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडियन राइनो को बचाने के लिए राइनो प्रोजेक्ट था। एंड स्नो लेपर्ड प्रोजेक्ट, जो अलग अलग एनिमल्स को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने अलग अलग प्रोजेक्ट किए थे। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इज possibly only if the society and the government show firm determination to take steps in right direction। एनिमल्स को बचाना पॉसिबल है, फॉरेस्ट को बचाना पॉसिबल है, लेकिन तभी पॉसिबल है कि सोसाइटी यानी कि हम लोग और गवर्नमेंट वो अपनी ड्यूटी के ऊपर फर्म हो जाइए, यानी कि डिसाइड कर ले कि बस हमें ये करना ही, हमें बचाना ही है, और ऐसे स्टेप्स ले बचाने के लिए राइट डायरेक्शन में, तो श्योरली हम लोग एनिमल्स को बचा सकते हैं। अलॉन्ग विद द डेवलपमेंट वी शैल हैव टू बी डेडिकेटेड टू कन्फर्म आवर मोटो ऑफ एनवायरमेंट प्रिजर्वेशन, यानी कि हमें डेवलपमेंट करना ज़रूरी है, हमें हमारे देश को, हमारी जात को, हमें खुद को डेवलप करना है, लेकिन हमें ऐसा डेवलपमेंट चाहिए, हमें ऐसा डेवलपमेंट करना है कि डेवलपमेंट के साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमारे डेवलपमेंट के अंदर, हमारे प्रोग्रेस के अंदर एनवायरनमेंट को बिल्कुल भी नुकसान ना हो, यानी हमें ऐसा डेवलपमेंट करना है कि डेवलपमेंट भी हो और एनवायरनमेंट को नुकसान भी ना हो। तो ये खास बात आपको हमें याद रखनी है। यहाँ पे नेशनल पार्क्स ऑफ गुजरात यानी कि गुजरात के नेशनल पार्क्स दिए गए हैं, जो हम देखेंगे। नेशनल पार्क एस्टैब्लिश यानी कि कब एस्टैब्लिश किया गया, वो कितने एरिया में फैला हुआ है, कौन से ज़िले में, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आया हुआ है, और वहाँ पे कौन कौन से एनिमल्स है। फर्स्ट है गिर नेशनल पार्क, जो टोटल 1975 में एस्टैब्लिश किया गया था, जो टोटल कितना एरिया में फैला हुआ है 258.71 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है, और वो जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में आया हुआ है। और उसके अंदर कौन कौन से एनिमल है, तो लायन, लेपर्ड, चीताल, हाइना, एंटेलोप, चिंकारा और क्रोकोडाइल। नेक्स्ट है ब्लैक बक नेशनल पार्क। ब्लैक बक नेशनल पार्क 1976 के अंदर एस्टैब्लिश किया गया था, जो टोटल 34.08 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है, और जो भावनगर डिस्ट्रिक्ट में आया हुआ है। ब्लैक बक, वुल्फ, खारमोर और बस्टर्ड जैसे एनिमल यहाँ पे है। नेक्स्ट है वांसदा नेशनल पार्क। वांसदा नेशनल पार्क 1979 में एस्टैब्लिश किया गया था, जो 23.99 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, जो नवसारी डिस्ट्रिक्ट में आया हुआ है, और जहाँ पे लेपर्ड, हाइना, चीताल और चौसिंगा जैसे एनिमल्स रखे गए हैं। लास्ट है मैरीन नेशनल पार्क। मैरीन यानी कि जो जिसके अंदर पानी से रिलेटेड जो एनिमल होते हैं वो, तो वो 1982 में एस्टैब्लिश किया गया था। 162.89 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। गल्फ ऑफ कच्छ जामनगर में आया हुआ है, जहाँ पे सी हॉर्स, कॉरल्स, जेलीफिश, ऑक्टोपस, ऑयस्टर, डॉल्फिन और डुगांग जैसे वाटर एनिमल्स वहाँ पे रखे गए हैं। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा चैप्टर नंबर 18 वाइल्ड लाइफ, जो यहाँ पे आज ख़त्म हुआ। आई होप कि पूरा का पूरा चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने पूरी ट्राई की कि आपको अच्छे से समझा सकूँ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट में बताएं, तो मैं आपके फिर से वो टॉपिक एक्सप्लेन कर दूँगी। और अगर आपको टॉपिक पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया हो तो भी मुझे कमेंट में बताइए। और उसके बाद की जो एक्सरसाइज है वो आपको अपनी बुक्स में कंप्लीट करनी है। अब नेक्स्ट वीडियो से हम हमारा नेक्स्ट यानी कि 19 चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।